स्वागत है। मेरा नाम सुयोग कपूर, रीजनल ट्रेनिंग हेड बड़ा बिजनेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर श्रीनिवास जी मुझे नजर आ रहे हैं, विकास जी, कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग सर, दोबारा देख के अच्छा लगा, संदीप जी, रिंकू जी, प्रेमलता जी, राम, धीरज जी, मोहम्मद मुस्तकिम जी, शैलेंद्र जी और बहुत सारे लोग जो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और राम बहादुर जी की तरह एकदम सतर्क होकर बैठ जाइए, ताकि जो सेशन हम करने वाले हैं उसकी लर्निंग हम समझ सकें, नोट्स हम बना सकें और इन सारी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरी बात को समझना, विकास वर्मा जी लास्ट टाइम भी बोला था, दोबारा से दोहराऊंगा, सिर्फ लर्निंग से फायदा नहीं होता है, लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके बेनिफिट लिया जाता है और लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, ग्रोथ ली जाती है ना। तो जल्दी से जल्दी अगर नहीं लाए हैं तो पेन, पेपर, पेंसिल और अपना दिमाग एक जगह पे एकत्रित कर लीजिए, पानी की बोतल लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगला 1 से सवा घंटा हम कुछ और, कुछ नया, कुछ बेहतर सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं और लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे सेशंस आईसीटी के अंदर हो चुके हैं, काफी सारे फ्रेमवर्क्स हमने सीख लिए, काफी सारे 7 स्टार प्रोडक्ट्स के बारे में हमने समझ लिया, हमने समझा कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, हमने समझा कि भाई कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे लीड जनरेशन किया जाता है। आज ना आखिरी पड़ाव है उसका। मोहम्मद वसीम जी, मैंने लीड जनरेशन करी, मैंने प्रोसेस समझा कि उस लीड का मुझे करना क्या है, मुझे लीड के साथ क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, कब कब बात करनी है ना। कल हमने समझा कंटेंट को कैसे आगे लेके चलना है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, कहाँ से P0 P1 P2 मिलता है, वो सारी चीजें हमने समझ ली। आज का जो टॉपिक है ना वो यही है कि जब हम कस्टमर से बात करते हैं और बात करके उसे क्लोजर तक लेके जाते हैं तो बीच में कस्टमर के आते हैं कुछ सवाल। विशाल जी, वही एक ऐसा पॉइंट है जो मेरी सेल को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकता है। मेरी बात को समझिएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल कस्टमर हमारे ऊपर उठाते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब कैसे और किस तरीके से कस्टमर को देना है, ये आज हम जानेंगे। तो बड़े आगे सब लोग मेरे साथ में हैं, क्या करना है? अगर साथ में है तो हाँ, कृष्णा जी ने तो कर दिया, वेरी गुड। वसीम जी ने कर दिया, एक लाइक पकड़ा दो फटाफट से, वेरी गुड। सत्येंद्र जी आप नहीं दे रहे हो, लगता है पसंद नहीं आया। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बढ़ते हैं आगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल सो दैट हम आज के टॉपिक को आगे लेके चल सकें। ओके, तो इम्पैक्ट चैंपियन नहीं करेगा। कंटेंट मार्केटिंग जो कल हमने सीखी ना, वो आपको फॉलोअप में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आज भी हम यही समझ रहे हैं। प्रोसेस फ्लो हमने समझा था, कस्टमर से नाइस एनालिसिस फॉर्म भरवाना है, कस्टमर से बिजनेस हेल्थ चेकअप का रजिस्ट्रेशन कराना है, कस्टमर के फोन में कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करवानी है, कस्टमर को हेल्थ चेकअप वर्कशॉप अटेंड करवाना है और उसके बाद उसको 2 CTA दिए जाते हैं, या तो वो सेशन बुक करता है और या फिर वो टोकन पेमेंट की बात करता है। तो प्रेमलता जी, यहां तक का प्रोसेस क्लियर है हमारे पास कि कस्टमर P0 P1 P2 P3 में डिवाइड हो जाता है जब वो स्लॉट बुक करता है, और अगर कस्टमर बाय नाउ पे क्लिक करता है तो वो टोकन पेमेंट की तरफ जाता है। अब इसमें ना मैंने एक चीज समझी कि जब मैं हेल्थ चेकअप वर्कशॉप कराता हूँ ना, तो इसका डेटा मेरे पास भी आता है। अब पता नहीं कितने लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, संदीप कुमार जी, लेकिन इस बात को समझना, अगर आप खुद नहीं घुसने वाले हो ना, अगर आप खुद नहीं इन्वॉल्व होने वाले हो, तो कस्टमर आपके साथ कभी नहीं आगे बढ़ेगा। मैंने क्या बोला था? रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करना है। कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, कस्टमर उसका बेनिफिट दिखाना है, तब जाके वो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट करेगा और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने बोला चलो ठीक है, बिठा दिया, अटेंड कर लिया, आगे कनेक्ट करा। अब उस कनेक्शन में ना मुझे क्या और कैसे बात करनी है वो भी समझना जरूरी है। अब हमको ये मालूम है कि भाई फॉलोअप के टाइम पे पहली तैयारी बहुत जरूरी है। इकरम जी, पहली तैयारी बहुत जरूरी है। सीधा उठा के फोन पे लग गए ना कृष्णा जी, तो थोड़ी देर बाद ना आपके पास शब्द नहीं रहेंगे और कस्टमर के पास टाइम नहीं रहेगा। मेरी बात को समझिएगा। तो मेरे पास अगर भरपूर मात्रा में कंटेंट होगा ना बात करने के लिए, तो मैं कस्टमर को कनेक्ट कर पाऊंगा, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो शैलेंद्र जी, प्रिपरेशन करना है और उसके बाद जो स्लॉट बुक किया था ना, वो स्लॉट बुकिंग का रिमाइंडर कस्टमर को डालना है। और वहीं पर संदीप जी, अगर आपने, मैंने आपको बताया था परसों, आपके पास वन ऐप में एक ऑप्शन आ गया है कि आप अपना L2 लेवल सपोर्ट को भी बुक कर सकते हैं।
तो अगर आपने वो किया है तो अपने आरएम, बीएम, सीएम, आईवीसी मैनेजर के साथ कनेक्ट करिए, उनको याद दिलाइए कि सर शाम को 5 बजे कस्टमर के साथ कॉल है, कनेक्ट करना है, ताकि कस्टमर भी रेडी रहे 5 बजे, मेरे आरएम, बीएम भी रेडी रहे और मैं भी रेडी रहूं। राम बहादुर जी, बात समझ में आ रही है? तो ये तैयारी करनी बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि भैया 10वीं का एग्जाम दे रहे तो सीधा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में गए और जाके बैठ गए। पूरा साल पढ़ना पड़ता है। मैं यहाँ साल लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिमाइंडर डालना पड़ेगा, नाइस एनालिसिस और हेल्थ चेकअप को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एलएफपी का नाम सुना है ना सत्येंद्र कुमार जी, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ऐसे ही नहीं विवेक सर आते हैं और 3 दिन का सेशन कर देते हैं भाई, उससे पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है, कंटेंट के ऊपर तैयारी होती है, कस्टमर का नाइस पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा जाता है और समझा जाता है। आपको भी वो काम करना है। ऐसे ही फोन कर देने से काम नहीं चलेगा नीलेश कुमार जी। तो मुझे वो नाइस एनालिसिस और हेल्थ चेकअप वर्कशॉप का जो स्कोर आया है वो देखना है, समझना है, और उसके बाद कस्टमर को कॉल करनी है, और उसके बाद कस्टमर को प्रोडक्ट क्लैरिटी देनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, और प्रोडक्ट क्लोजर की तरफ लेकर जाना है। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ना समझना और ब्रिजेश जी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि भैया कॉल कर दिया और हाँ जी हाल चाल ले लिए, थोड़ी देर बाद बात करी, बात करने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा कि कस्टमर कुछ और मांग रहा है, मैं कुछ और दे रहा हूं, और बात कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। नहीं चलने वाला है काम दोस्त, नहीं चलने वाला है। मुझे प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है। आपको अपने वन ऐप में जाना है। वन ऐप में जाके डैशबोर्ड में आपके पास बीबी इम्पैक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, जहां पे जाके आप अपना डेटा देख पाएंगे कि कौन सा कस्टमर P0 है, कौन सा कस्टमर P1 है, कौन सा कस्टमर P2 है, और कौन सा कस्टमर P3 है। और ये भी क्लैरिटी होनी जरूरी है सत्येंद्र जी कि P0, P1, P2 और P3 कस्टमर होता क्या है। तो चलिए आगे ले जाने से पहले मैं एक बार विकास वर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूं। विकास जी मुझे फटाफट से बता दो, P0 कस्टमर कौन होता है, जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर P0 वो होता है जो वेबिनार वेबिनार में भी आया और अटेंड भी किया और वो पेमेंट देने को भी तैयार है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। P0 कस्टमर कौन होता है? तो P0 कस्टमर वो है जिसने वेबिनार भी, वर्कशॉप भी अटेंड कर लिया, हेल्थ चेकअप का फॉर्म भी भर दिया, स्लॉट भी बुक कर दिया, और पेमेंट करने को भी तैयार है। तो दो अलग अलग तरीके हैं। या तो कस्टमर है जो उसने पेमेंट करने को क्लिक कर दिया, वो भी P0 है, और कोई एक कस्टमर जिसने हेल्थ चेकअप फॉर्म भी भरा और स्लॉट भी बुक करा, ये दोनों काम करे, ये कस्टमर मेरा P0 कस्टमर है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर। अगर 10 बंदों की लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहला कॉल मैं उसको करूंगा जो मेरे P0 कैटेगरी के अंदर लाई करता है। ठीक है। श्रीनिवास जी को एक बार अनम्यूट करता हूँ। श्रीनिवास जी, P1 कस्टमर कौन सा होता है? P1 कस्टमर वो है जो स्लॉट बुक करता है हमारा। अच्छा, लेकिन कंफर्म नहीं है, सवाल के ले से पता लग रहा है, जवाब के ले से की कंफर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला है सर। P1 कस्टमर वो कस्टमर है जो स्लॉट बुक करता है, या फिर स्लॉट बुक नहीं भी करा, लेकिन अगर उसने हेल्थ चेकअप फॉर्म भरा है ना, तो वो मेरा P1 कस्टमर है। ठीक है ना? अब श्रीनिवास जी आपने ऐसे सर ऐसा लग रहा है कि हो सक दिख जाता है सर, बात करने में पता लग जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपको खुद को पता लगा? अच्छा, आपको पता हाँ। लगा तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ बैठे बाकी के जो लोग हैं ना, उनको पता लगा कि श्रीनिवास जी कंफर्म नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पर सही बताया सर आपने, बिल्कुल ठीक बताया। P1 कस्टमर इज द कस्टमर जिसने या तो हेल्थ चेकअप फॉर्म भरा है, या फिर फॉर्म नहीं भी भरा है लेकिन स्लॉट बुक करा है, बात करने के लिए तैयार है, वो मेरा P1 वाला कस्टमर है। राइट। सत्येंद्र जी को अनम्यूट करता हूँ। सत्येंद्र जी। सर कंफर्म नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बैठे ही इसलिए कि आपको कंफर्म करना है। प्रेम लता जी कह रहे हैं मैं बताऊंगा। जी सर बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम रविंदर सिंह है। जी रविंदर जी बताएं। सर P2 कस्टमर सर वो है जो वेबिनार अटेंड करता है, जो उसमें बैनर पर, किसी भी बैनर पर क्लिक किया हो। बहुत बढ़िया सर, मतलब अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जी। समझ रहे हैं, और बहुत जरूरी है समझना। थैंक यू वेरी मच रविंदर जी, कि कस्टमर जिसने वेबिनार वर्कशॉप अटेंड किया और किसी बैनर पे क्लिक करा,
ठीक है ना, एक लास्ट रह गया है, क्या बोलते हो चंद्रशेखर जी, बताओगे? अरे अरे, यस। नाम ले लिया। P3 गुड का मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। P3 कस्टमर हुआ था सर जो व्हाट्सएप पे गया, कुछ किया नहीं हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया, मतलब इतना तो समझ में आ गया दोस्त कि सारे के सारे लोग जो आईसीटी में हमारे साथ कनेक्टेड है ना, सीरियसली ट्रेनिंग ले रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं ना तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं भी आपको वही बताने के लिए बता रहा हूँ। P1 कस्टमर ध्यान से समझना भाई राम बहादुर जी। P0 कस्टमर वो कस्टमर है जिसने हेल्थ चेकअप अटेंड करा, फॉर्म भी भरा, स्लॉट भी बुक करा, वो मेरा P0 कस्टमर है। समझ रहे हो, दोनों काम करें, स्लॉट भी बुक करा है और फॉर्म भी भरा है, P0, या फिर उसने पेमेंट के लिए बाय नाउ पे क्लिक करा है, तो मेरा वो P0 सबसे हॉट कस्टमर। अब P1 वाले में क्या है, P1 वाले ने या तो वर्कशॉप अटेंड करके फॉर्म भर दिया है, या फिर फॉर्म भरा के नहीं भरा, स्लॉट बुक करा है। फर्क है दोनों में, P0 वाले ने दोनों काम करे हैं, P1 वाले ने दोनों में से कोई एक काम करा है। समझा पा रहा हूं मैं सत्येंद्र जी, बात समझ में आई? P2 कस्टमर वो कस्टमर है जिसने वर्कशॉप अटेंड करा और किसी बैनर के ऊपर क्लिक करा, ऑफर बैनर के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड P3 कस्टमर वो कस्टमर है जिसने वर्कशॉप तो अटेंड करा, लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही फॉर्म भरा, ना ही स्लॉट बुक करा, ना ही पेमेंट के ले गया। ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है ईश्वर दास जी। पता चला मैं P3 कस्टमर के पीछे पड़ा हुआ हूं और वहां पे हॉट वाला कस्टमर पेमेंट देने के लिए बैठा है और मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि P3 मेरा बहुत बड़ा लॉट है, समझ रहे हैं? मतलब अगर 1000 कस्टमर ने वर्कशॉप अटेंड किया है और उसमें से कह रहा हूं 10% भी क्लोजर आता है ना, तो 100 लोग मेरे क्लोज होंगे। जबकि P0 में अटेंड ही अगर 10 लोगों ने करा है, या सारे काम P0 पेमेंट तक भी 10 लोग गए हैं, तो 10 में से अगर 10% मतलब एक ही आदमी क्लोजर तक जाएगा। तो P3 पे फोकस जरूर करना है, लेकिन वो सीक्वेंस, वो प्रायोरिटी सेट करनी जरूरी है जो P से आती है, P0, P1, P2 एंड P3। आई होप ये आपको क्लियर है जो कल हमने डिस्कस करा था। अब इन कस्टमर्स को फोन करके डिस्कस क्या करना है? विकास जी, आपके पास ना, जब आप वन ऐप में जाते हो ना, तो लीड समरी के अंदर आपके पास इस तरीके से नाइस फॉर्म और हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट होती है। ध्यान से समझना इस चीज को। राम बहादुर जी कभी भी कस्टमर को कॉल करें तो ये दोनों रिपोर्ट पहले चेक करें, प्रिपेयर करें, और उसके बाद निधि मैडम कस्टमर को कॉल करें, क्योंकि आपके पास जानकारी होगी कि कस्टमर ने कहाँ जवाब दिए हैं, कितना स्कोर आया है, और उस स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे कस्टमर को बताना क्या है। ठीक है, अभी स्कोर पे थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं। मैंने नाइस फॉर्म देख लिया, मैंने हेल्थ चेकअप देख लिया, अब उसके बाद स्कोर की बात करते हैं। तो कस्टमर को ना हमने 4 स्लॉट्स में डिवाइड करा है। रवि रंजन जी देख लेना और लिख लेना 4 स्लॉट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्लॉट है 14 से 28। तो 14 सवाल, गुड़िया जी, जब शाम को वर्कशॉप होती है ना, तो आज शाम को हिमांशु आर्या सर आ रहे हैं, है ना? अब वर्कशॉप में क्या होगा, हम कस्टमर को पहले उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। देयर आर 14 क्वेश्चंस जो हम कस्टमर से पूछते हैं और उनको स्केल अप करवाते हैं 1 से 5 के स्केल पे। अब 14 सवाल है, सारे सवालों पे एक भी देगा तो 14 स्कोर आएगा, और 14 से लेके 28 के बीच में जितने लोग बैठते हैं ना आशी नेगी जी, उनको हम बोलते हैं सर आपने काम तो कर रखा है स्टार्ट, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों पे सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है विशाल सर जिसमें हम इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं सर? प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, सर्विस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट के ऊपर, प्रोसेसेस है, वर्क फ्लोज है, इनोवेशन है, डायरेक्शन है, लीडरशिप है, बहुत सारी चीजें हैं भाई। मतलब हर डिपार्टमेंट में, अभी मैं सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे हूँ, सबसे नीचे वाली, मुझे बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में काम करना है, जिसके लिए बड़ा बिजनेस आपको गाइडेंस देगा, बड़ा बिजनेस आपको सपोर्ट देगा, और जहां आप जाना चाहते हैं ना वहां आपको पहुंचाएगा। दूसरी कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी आती है 29 से लेके 42। नोट कर लेना भाई, रवि रंजन जी नोट कर लेना, देख रहा हूं मैं, लिख नहीं रहे हो आप। ठीक है, तो रवि रंजन जी 29 से 42 अगर कस्टमर का आता है, हम कहते हैं सर काम आपने स्टार्ट कर दिया है, काम आपका ठीक ठाक चल भी रहा है, लेकिन यहां पर ना एक चीज की कमी है और वो है डायरेक्शन की। चीजें चल रही हैं,
हेल्थ प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, लेकिन अगर लंबा जाना है ना सर, तो एक सही डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, एक सही प्रोसेस के साथ आपको चलना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन, वो प्रोसेस आपको बड़ा बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू देगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं समझा रहा हूं, 14 से लेके 28 है तो क्या बात करनी है, 29 से लेके 42 है तो क्या बात करनी है, और अगर 43 टू 56, 43 से लेके 56 तक का स्कोर है, तो कस्टमर को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करिए। वेरी गुड सर, एक्सीलेंट काम चल रहा है। आप अब काफी लंबा जर्नी तय करके आ चुके हैं, अपने काफी सारे ऑपरेशंस को आप स्मूदन कर चुके हैं, प्रोफाइल सेट कर चुके हैं, और आपको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर आपको कॉन्टिन्यूअस रिव्यूइंग और इंप्रूविंग की जरूरत है, मतलब जो चल रहा है रिंकू जी, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। मुझे उसको खराब नहीं करना है, जो अच्छा कर दिया है उसको और अच्छा करना है, और उसको उसी लेवल पे एटलीस्ट रखना ही रखना है। तो उसके लिए सर यहां पर हम आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, और जो स्टेप्स आपने आगे डिसाइड कर रखे ना, उसको एक सही डायरेक्शन के थ्रू हम आपको आगे लेके चलेंगे, और आपकी जर्नी को, आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया है, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो इंप्रूवमेंट अरविंद जी हम आपको इस प्रोडक्ट के थ्रू देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आशीष जी, अगर किसी कस्टमर का हेल्थ चेकअप का स्कोर 57 टू 70 आता है, 57 टू 70 आता है, तो उसमें आपको सीधा कस्टमर को शाबाशी देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना, और बोलना है कि सर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगी कि सर ये जो चीजें आपने अभी तक अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में डाली हैं, इसको आगे लेके जाइए और दूसरे लोगों को सिखाइए, कोचिंग करिए, ताकि लीडरशिप क्वालिटीज और लोगों में भी बेहतर हो जाए। तो ये 4 सेक्शंस हैं रितेश जी, ये 4 सेक्शंस हैं, 14 टू 28, 29 टू 42, 43 टू 56 एंड 57 टू 70। ये 4 अलग अलग स्टेजेस पे कस्टमर आपको मिलेंगे। आपने इनको इन्हीं 4 डायरेक्शंस में बात करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही बात करनी है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है? अब रिंकू जी, होता क्या है, जब मैं कस्टमर को फोन करता हूं और बात करता हूं ना, जफर जी, मैंने कस्टमर से कनेक्ट बना लिया, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर ली है, बातचीत करने के लिए तैयार हूं, प्रिपरेशन कर ली है, हेल्थ चेकअप चेक कर लिया, कॉल कर दिया। अब कस्टमर को जब मैंने बोला ना कि सर आपको राइट डायरेक्शन की जरूरत है, तो कस्टमर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लेकर आता है। तो अरविंद कुमार जी, आज जो हम समझने जा रहे हैं ना, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कैसे मैं कस्टमर के सवालों को समझकर उनको राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकता हूं, ताकि कस्टमर को बात समझ में भी आए, कस्टमर को फायदा भी नजर आए, और कस्टमर मेरे साथ आगे जुड़कर काम करने लग जाए। जफर जी, गलत तो नहीं कह रहा? यही चाहते हैं हम कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो थोड़ा मुस्कुरा दो ना, ऐसे गुस्से में मत देखो ना। हाँ ठीक है, तो भाई मुस्कुराते रहिए। आशीष जी, आप ट्रेनिंग के अंदर हैं, चीजें समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो सवाल बता दीजिएगा, क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ना अरविंद जी? इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं भैया, ऑब्जेक्शन होता क्या है? गुड़िया जी, क्या लगता है क्या होता है ऑब्जेक्शन? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको मैम। गुड़िया जी, गुड़िया कुमारी जी। हेलो सर। हाँ जी मैम, क्या होता है ऑब्जेक्शन? क्या हो गया, डर गए आप तो? अरे घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देना है। मेरी बात को सुनना, कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देना है, सही नहीं देना। जो दिमाग में आ रहा है वो बता दो, क्या होता है ऑब्जेक्शन, क्या लगता है? अरे बोलो यार। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिंकू जी कह रहे हैं सर मैं बताऊंगा। जी रिंकू जी बताओ, क्या होता है ऑब्जेक्शन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कस्टमर और अधिक जानना चाहता है उसके बारे में, तभी वो अच्छा, ऑब्जेक्शन देगा। तो ऑब्जेक्शन जी कहते हैं? सर। सर वो जिस प्रोडक्ट को लेना चाहेगा उसके मन में वो जानने की इच्छा होगी ना सर, हाँ। ज्यादा से ज्यादा जानने का, तभी वो उसे लेगा। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया जी बताया सर। आपने। आपने लास्ट वाली स्लाइड बता दी, ये तो पहली स्लाइड है। चलो ठीक है सर, सही बताया आपने। ठीक है, अब मैं बताता हूं। तो जैसे कि रिंकू जी ने बताया, भाई ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसा ऑपोजिशन, या कुछ ऐसा डिसलाइक, या कुछ ऐसा डिसअप्रूवल। कस्टमर ना ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है।
है ना। कस्टमर कह रहा है कि भाई आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, आपका प्रोडक्ट मेरा फायदा नहीं करा सकता, आपका प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? ये डिसलाइक्स है, गूगल ये पे फॉर डिसअप्रूवल बिजनेस है। में अब ये तो 1975 गड़बड़ रुपए चीजें मिले। हैं, क्या कहते हो रविंदर जी? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छी चीज है, गलत चीज है? रविंदर जी कह रहे हैं अच्छी चीज है। रविंदर जी क्या कहते हो? बात करते चलना भाई मेरे साथ, गुड़िया जी की तरह शांत अच्छी हो अच्छी है ना। सर, अच्छी है। अच्छी है ये? मतलब वो कह रहा बिल्कुल है सर। आपकी चीज बेकार है, आप कह रहे हो अच्छी है। नहीं सर, हमें फिर उनको बताना है, हमें उसकी प्रोसेस समझाना है सर। हमें जो वो करना जितना है वो तो करना ऑब्जेक्शन है, देंगे। लेकिन सामने वाला बोल रहा है भाई चीज बेकार है फिर। नहीं सर, तो हमें फिर उनके बेनिफिट बताने हैं ना सर। अच्छा ऐसा? जी सर। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बताया है रविंदर जी। मुझे ना ऑब्जेक्शन को समझना है। तो मैं यहाँ पर क्या समझना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्शन इज नेगेटिव, नो डाउट चंद्रा जी, ऑब्जेक्शन नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब उसका स्टेटमेंट ही ये कहता है कि ऐसा रीजन जो किसी के अगेंस्ट होता है। कोई जो चीज पसंद नहीं आती है उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है, कोई जो चीज नहीं लगती है सही उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। बट यहां पर ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं हर नेगेटिव इंसिडेंट में ना एक पॉजिटिव इंटेंट होता है। जैसे रिंकू जी ने बताया ना कि सर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, मतलब उसको चाहिए प्रोडक्ट। मतलब वो कह रहे हैं भाई वो रोक रहा है, वो कह रहा है वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन सर उसको कहीं ना कहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बताया रविंदर जी। तो एक वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है, ढूंढो इस नेगेटिव दुर्घटना आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो भैया, बिल्ली हज को जा रही है, अब उसको रोको मत, रोकोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? कभी कभार ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख के आएगी। देखिए बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना है जी, अब पछताए हो क्या? पछताना चाहिए, गलत है। नहीं पछताओगे तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत, रोज चुग जाएगी हाथ करके। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है। लव कम ऑन, क्या ठीक करना है? पैटर्न। कौन करेगा? मैं कौन करेगा? मैं हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा। कौन करेगा? मैं जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, मेरी होती है। लाउडली, किसकी होती है? मेरी। देखिए भाई साहब की अगर शादी हो गई है तो इनसे पूछो, भाई साहब बीवी किसकी है, तो क्या बोलेंगे? कह रहे मेरी है। वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे, हमारी है बोल दिया तो बाजू वाला घर पहुंच जाएगा, भाभी जी घर पे है। बीवी मेरी है, वैसी जिम्मेदारी भी मेरी है। बात समझ में आई? ये भी किसकी है? मेरी है? मेरी मेरी अच्छा ठीक है, आपकी वाली आपकी होगी, अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है भाई कि कॉल करना है तो मैंने करना है, कस्टमर का ऑब्जेक्शन समझना है तो मैंने समझना है, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को पॉजिटिव करना है तो मैंने करना, और कस्टमर को क्लोजर तक लेके जाना है तो भी मैंने ही लेके जाना। बात समझ में आ रही है? जी जी। तो बात समझ में आ रही है भाई, इस बात को पकड़ के चलना। हर नेगेटिव में एक पॉजिटिव इंटेंट होता है। आपको बस वो पॉजिटिव इंटेंट ढूंढना है। क्या करना है? पॉजिटिव इंटेंट ढूंढना है। पॉजिटिव इंटेंट ढूंढना है भाई। मतलब एक आदमी की आवाज आई लेकिन बाकी लोगों के वोट नहीं हिले। क्या करना है मीनाक्षी जी? पॉजिटिव इंटेंट ढूंढना है। अरे बड़ी मोटी आवाज है मीनाक्षी जी की। चलो, कहने का मतलब ये, थैंक यू वेरी मच रविंदर जी फॉर द सपोर्ट। बट कहने का मतलब ये है कि भैया अगर कोई मना कर देता है ना तो उसकी ना में भी हाँ होता है। रिंकू जी ये बात सुनी है ना आपने? कोई अगर ना कर देता है तो उसकी ना में भी हाँ होता है। हर नेगेटिव इंसिडेंट के अंदर आपको पॉजिटिव इंटेंट ढूंढना है। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया कोई शिकायत कर रहा है तो वो भी एक तोहफा है जहां पर मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव इमोशन भी नजर आ रहा है तो वो भी एक तोहफा है, क्योंकि वहां पर भी मुझे कुछ नया सीखने को, कुछ नया इंप्रूव करने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी को लेके चलना है भैया। हर बार गिफ्ट जो होता है ना, वो एक खूबसूरत से पन्नी के अंदर बांध के नहीं आता है। कई बार
ढूंढना पड़ता है कि इसके अंदर क्या अच्छाई है, इसमें क्या बढ़िया बात है जो मैं सीख सकता हूँ और सीख कर उसे इंप्लीमेंट करके आगे ग्रो कर सकता हूँ। तो काम कहाँ का है? काम कहाँ का है? अरे उंगली तो उठाओ, यहां तो लगाओ, बोलो काम है माइंडसेट का। ये सारा का सारा जो गेम है ना, ये सारा का सारा गेम है माइंडसेट का। विवेक जी ऐसे ढीले से बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। हाथ नीचे रखो, मुंडी ऊपर रखो और सीधे होके बैठो, ठीक है ना। बात समझने की है सर, मुद्दे की बात ही यही है कि अगर माइंडसेट ठीक होता है तो ही स्किल सेट काम करता है। इसको नोट कर लेना विकास पटेल जी, अगर माइंडसेट ठीक होता है तो ही स्किल सेट काम करता है। जितना मर्जी काम आता हो, लेकिन अगर यहां से सोच माइनस में जा रही है ना, नेगेटिव में जा रही है, तो कभी काम नहीं होगा। लेकिन अगर स्किल सेट कम है, माइंड सेट बड़ा है ना, तो स्किल सेट को सीखा जा सकता है। बस इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो यहाँ पे डाला था, समझाने के लिए कि भैया अगर कोई कस्टमर मना कर रहा है, ऑब्जेक्शन लेकर आ रहा है, सवाल उठा रहा है, 5 बारी ना 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 करे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी ना में भी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, उसकी ना में भी, हाँ ऐसा बोलना पड़ेगा भाई, साथ में बैठे हैं तो बातचीत करते रहेंगे ना, नहीं तो फिर क्या है, मैं अकेला अकेला बोर हो जाऊंगा, है ना, क्यों राम धीरज जी। तो माइंडसेट ठीक होता है तभी स्किल सेट काम करता है। आगे लेके चलता हूं और ऑब्जेक्शन को समझते हैं। बिल्कुल ठीक बोला था रिंकू जी ने, ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इज पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। भैया ये होगा तो ही सेल्स होगा, नहीं तो सेल्स नहीं होगा। अगर कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, अब क्या होता है, मेरे पास विक्रम जी कॉल आता है, सर क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, तो क्या मैं पूछता हूं कि क्रेडिट कार्ड में क्या ऑफर्स है? क्या मैं पूछता हूं कि क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनी का है? मैं एक सवाल नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सीधा फोन काट देता हूं। लेकिन अगर मैं ऑफर लेने के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैं अगर एक सवाल पूछ लूं ना कि अच्छा बताओ क्या क्या मिल रहा है, भाई उसके बाद तो लड़ी लग जाती है। ऑफर्स ही ऑफर्स, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स, और उसके बाद अल्टीमेटली वो सेल क्लोज हो जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो 1% रिक्वायरमेंट थी कि हाँ मैं क्रेडिट कार्ड ले सकता हूं। तो objection is not rejection, it is part of the sales process. It is always good to have objections because objection is equal to interest. Objection is equal to interest. ये बात समझ के रखना। अगर कोई सवाल पूछ रहा है क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सुमित्रा जी, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि आपका प्रोडक्ट उसे कैसे फायदा करेगा ताकि वो आपका प्रोडक्ट आगे चल के खरीद सके। विजय जी बात समझ में आ रही है? विकास जी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो क्या करना है? हाँ जल्दी से, अगर समझ में आ रही है मधु जी तो ऐसे अंगूठा नहीं दिखाना, लाइक देना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 देना साइड में, लाइक चाहिए, अंगूठा नहीं देखना मेरे को। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो सभी लोग कनेक्टेड हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको करना कैसे। समझते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्या है। एक छोटी सी डेफिनेशन से मुझे समझ में आता है कि भैया कस्टमर तो सवाल उठाएगा, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पता किया कि ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो नीलेश कुमार जी कस्टमर सवाल उठा रहा है मतलब बढ़िया है, यस, काम आगे बढ़ने वाला है। अब इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से समझकर, कस्टमर को सही आंसर देकर अगर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं ना, तो वो कस्टमर मेरा क्लोज हो जाएगा, वो सेल मेरी क्लोज हो जाएगी और मैं कस्टमर को अच्छे से सॉल्यूशन दे पाऊंगा। मोहम्मद मुस्तकिन जी, एड्रेसिंग कस्टमर्स प्रॉब्लम एंड आंसरिंग राइटली एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द कस्टमर इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो इसी पे बात करते हैं आगे। और 5 स्टेप्स का प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगा। कितने स्टेप्स का ईश्वर जी, कितने स्टेप्स का? अरे हाथ उठाओ भाई, थोड़ा हिलते डुलते रहा करो, ऐसे बुत बन के बैठे रहोगे तो अकड़ जाएगी 1 घंटे में शरीर। 5 स्टेप्स का प्रोसेस बताऊंगा, नोट कर लेना। पहला स्टेप है लिसनिंग का, कस्टमर को सुनना जरूरी है। दूसरा स्टेप है क्वेश्चनिंग का, कस्टमर से सवाल पूछना जरूरी है। समझाऊंगा अभी, सिर्फ लिखवा रहा हूं। राजकिशोर जी, तीसरा स्टेप है थिंकिंग का, सोचना जरूरी है। बिना सोचे समझे काम किया तो वो पक्का खड्डे में ही जाएगा और उससे कुछ निकल कर नहीं आएगा। तो सोच समझ कर काम करना है। चौथा स्टेप है हैंडलिंग का, मतलब अब मैंने सुन लिया, मैंने पता कर लिया, मैंने सोच लिया, अब मैं कस्टमर को जवाब दूंगा और उसकी ऑब्जेक्शन को हैंडल करूंगा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राची जी, तो मैंने बताया उसको कंफर्म करना जरूरी है कि भैया जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, गुड़िया जी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब जैसे मैं भी क्या करता हूँ, बार बार कुछ समझाता हूँ फिर पूछ लेता हूँ, अब किसी का नाम लेता हूँ तो वो खुश होता है, किसी का नाम लेता हूँ तो वो घबरा जाता है ना। घबराना नहीं है, आप ही के लिए तो सारे काम कर रहे हैं, यू आर द बॉस, है ना। तो आपको समझाया जाएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाया जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, जल्दी जल्दी बताऊंगा। लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, थिंकिंग, हैंडलिंग एंड कंफर्मिंग कि भैया समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जब तक 1% डाउट भी दिमाग में रह गया ना प्राची जी, तब तक कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो राहुल जी, कस्टमर का वो 1%, 0.01% डाउट भी जो है ना वो हमें क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको आगे लेके चलता हूं और एक छोटी सी वीडियो फिर से दिखाता हूं और फिर आगे बात करते हैं। यही पुल 5 रुपए में मिलता। अरे भटनागर भाई, मेरी बात नहीं माने ना, फुटपाथ की खाक छान के आई गए क्यों? तुम मुझसे बात मत करो, तुम मुझे लूट रहे थे। ये फूलदान फुटपाथ में 5 रुपए मिला। 5 अरे शांति से बात करो, ऊंची आवाज में मत बोलो, दूसरे ग्राहक पे क्या असर पड़ेगा। मैं ऊंचाई बोलूंगा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आप नीचा बोलो, मैं जाता हूँ बस। भाई संभाल। लूट मचा रखी है। अगर ये ना होता तो मैं तो लूट ही गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ कल एक फूलदान 75 रुपए का मिल रहा था, आज 300 का हो गया। 300 एक ही दिन में इतनी लूट? आप नहीं समझेंगे, क्यों? आपका स्टैंडर्ड फुटपाथ का है। कैसे? आपके घर में मेहमान बैठे हैं और सामने ये फूलदान पड़ा है। अब मेहमान ने पूछा कि ये फूलदान कितने का लिया, आप कहेंगे 5 रुपए का। नहीं, लेकिन मेहमान ये जानता है कि ये फूलदान हर फुटपाथ पे मिलता है। अब बताइए, आपकी नाक कटी या नहीं? कट। इसीलिए मैं अपना सारा सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदता हूँ। लेकिन जब ये फूलदान फुटपाथ पे 5 रुपए का मिलता है। अरे फुटपाथ के फूलदान में और स्टोर के फूलदान में कोई फर्क नहीं होता? क्या फर्क होता है? फूलदान फूलदान है। आपके घर में कुत्ता है? कौन सा? पामरेनियन। आप पमरेनियन क्यों पालते हैं? सड़क पर घूमता हुआ पिल्ला क्यों नहीं पालते? क्योंकि पामरेनियन और सड़क पे घूमते पिल्लों में फर्क होता है। बिल्कुल वैसे ही स्टोर के फूलदान में और फुटपाथ के फूलदान में भी फर्क होता है, समझे? इसीलिए तो मैं अपना सारा सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से ही खरीदता हूँ। लेकिन जब ये फूलदान फुटपाथ पे 5 रुपए का मिलता है। अरे 5 रुपए वाला फूलदान टूट जाता है। अरे टूट तो 300 वाला भी जाता है। 300 वाला नहीं टूटता। जब 5 वाला टूटेगा तो 300 वाला भी टूटेगा। नहीं टूटेगा। टूटेगा। नहीं टूटेगा। अरे मैं कहता हूँ टूटेगा। नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं तोड़ कर दिखाता हूँ। दिखाओ पहले लाओ, अब 300 वाला दो। पहले 300 रुपए निकालो। क्या मतलब? अरे जनाब, पहले इसे खरीदिए, अगर टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? 300 रुपए लो और अब तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे टूटता है। एक ये तो मैंने 300 देकर खरीदा था। इसीलिए ये टूट नहीं सकता जनाब। महंगी चीजें टूटने में दुख होता है और फुटपाथ की चीज टूटने से इतना दुख नहीं होता क्योंकि वो सस्ती होती है। इसीलिए मैं अपना सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदता हूँ। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। नो नो, इट्स माय ड्यूटी। ये लो, इसे बांध दो। पैसे तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। संभाल के लेके जाइएगा। अरे वाह राजा, तुम क्या सेल्समैन हो। मेरा जी करता है कि मैं अपना सारा कुछ समझ में आया? ओहो सुरेश जी, इतनी मुस्कुराहट, ओहो बहुत बढ़िया भाई। यही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मजा आया वीडियो देख के? मजा आया वीडियो देख के? भाई यही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और यही मजा अगर कस्टमर को आपसे बात करने में आ रहा है ना, तो भाई 300 नहीं 3000 और 30,000 का भी सामान लेके जाएगा वो। मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम क्या है? रिलेशनशिप बिल्डिंग का। उसके बाद मुझे ना, अब क्या हुआ, जब पहले मालिक आया, मालिक ने सीधा बताना शुरू कर दिया, अरे यार धीरे बोलो, ये करो वो करो। ठीक, लिसनिंग वाली स्किल्स कहीं पे मिसिंग थी, उसने सुना ही नहीं। अब जब उसने एग्जीक्यूटिव को बोला तो एग्जीक्यूटिव ने पहले उसको सुना कि मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, फुटपाथ पे ये वो फलाना ढिमका, उसने सुना। सुनने के बाद उसने क्या किया? उसने उससे सवाल पूछा। एक एग्जाम्पल, देवांश्री जी आपके घर में कुत्ता है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने क्वेश्चन करा, राइट? फिर उस क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद उसने सोचा, और सोचने के बाद उसने उसको हैंडल करा,
और हैंडल करने के बाद उसको पूछा समझ में आया। तो ये वो 5 स्टेप्स का प्रोसेस है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, आशीष प्रहलाद जी, जो मैं आपको आज बता रहा हूं। और यही वो प्रोसेस है जो आपने भी अपने कस्टमर के साथ करना है। दुर्गा देवी जी, सीधा ही चढ़ नहीं जाना है, सीधा ही बताना शुरू नहीं कर देना है, पहले सुनना है। क्या करना है पहले, क्या करना है पहले रितेश जी? हाँ, सुनाना नहीं है, सुनना है। हाँ, सुनना है, सुनाना नहीं है, ठीक है ना? सुनना है। क्या करना है? सुनना है। मुझे ये समझना है कि भाई आज की डेट में ना मेरे पास में 80-20 का रूल होता है, इसको नोट कर लेना विजय कुमार जी। 80-20 का एक रूल होता है जो ये कहता है कि भैया कस्टमर को 80% सुनना है। कौन सुनेगा सीमा प्रसाद जी? कौन सुनेगा? है, हम सब मिलकर सुनेंगे एक ही कस्टमर को। कौन सुनेगा? मैं। हाँ, मैं सुनूंगा, मैं। हम नहीं सुनने वाले हैं, इकट्ठा करके नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है ना? मैं सुनने वाला हूं। और 20% बात करनी है। ये है आपका 80-20 रूल, जहां पर कस्टमर को बोलने दिया जाता है और मैं 80% सुनता हूं। और उसके बाद मैं जब 20% बोलता हूं ना, तो कस्टमर वो 20% सुनता है और अब मेरी बात को हाँ में भरता है। तो यही करना है रितेश जी, 80-20 रूल को फॉलो करना है। आपने देखा उस वीडियो के अंदर, उसने सुना कि कस्टमर का दिक्कत क्या है। कस्टमर कह रहा है यार वहां भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है। उसने पूरी कहानी सुनी और उसके बाद, सुनने के बाद उसने जाके कस्टमर से सवाल उठाया, विच इज माई स्टेप 2। क्या करना है मीनाक्षी जी? सवाल उठाया, है ना? अब यहां पर मुझे कस्टमर को काउंटर नहीं करना है, ओमपाल जी, मुझे कस्टमर को काउंटर नहीं करना है। वहां तो उसने बोल दिया कि भैया घर में कुत्ता है, लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, हम एज ए कंसल्टेंट बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो सकते हैं नीलेश जी। हर जगह कुत्ते वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, है ना? तो मुझे एग्जाम्पल डिफरेंट सोचने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, प्रिपरेशन जरूरी है, तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि मैंने उठाया, फोन उठाया और कॉल कर दिया, नहीं चलेगा काम, है ना? तो मुझे क्या करना है? क्वेश्चन करना है। नाइस एनालिसिस, कस्टमर ने फॉर्म भरा था और मैंने बहुत बढ़िया से वो फॉर्म पढ़कर समझ लिया कि भैया कस्टमर की नीड कितनी है गणेश जी, कस्टमर का इंटरेस्ट कितना है रितेश जी, कस्टमर का कंसर्न कितना है नीलेश जी, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है प्रोडक्ट से अंकित सिंह जी। मेरे को ये ना पढ़ना है, नाइस और हेल्थ चेकअप वर्कशॉप का रिपोर्ट पढ़ना है। और उसके बाद अभी पता है क्या मेरे को पता लग रहा है, सब लोग अरे यार इतना काम करना पड़ेगा। अभी तक तो बस हम सीधा कॉल उठाते थे, कस्टमर से ही पूछ लेते थे। भाई मेहनत करेंगे ना, तो सुना है ना मेहनत का फल मीठा होता है, सुना है कि नहीं सुना है? तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। गणेश जी, गर्दन में मालिश करते रह जाओगे तो कस्टमर कोई और ले जाएगा, समझ लो बात को। दूसरा, मुझे बैंड एनालिसिस, जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ ना, जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, मुझे सवालों सवालों में ना कस्टमर से जवाब निकलवाने होते हैं। राजकिशोर जी, कस्टमर का बजट क्या है, कस्टमर अथॉरिटी रखता है कि नहीं रखता है, कस्टमर की नीड है कि नहीं है, और कस्टमर के लिए कितना जरूरी है अपने गोल को अचीव करना। ये दो टेक्निक्स इतनी शानदार है ना जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने दी हैं। भैया नाइस एनालिसिस कर लो और बैंड एनालिसिस कर लो, डेफिनेट है कि आप कस्टमर को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उसके गोल और उसकी रिक्वायरमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे और कनेक्ट करके सॉल्यूशन तक लेके जा पाएंगे। बात समझ में आई? तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? अरे बोलो नीलेश भाई, बोलो। हाँ, सुनना है, बताना पड़ेगा यार, ऐसे हिलते डुलते बात करा करो। रितेश जी क्या करना है? सुनना है ना? उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? क्वेश्चन करना है, पूछना है, ठीक है ना? और उसके बाद हम जाते हैं तीसरे स्टेप पे, जहां पे क्या करना है मुझे? सोचना है, ठीक है ना? मुझे दिलीप जी क्या करना है? सोचना है, ठीक है ना? हाँ। तो भैया ये बात समझना, जब तक तैयारी नहीं होगी ना, तब तक सीमा प्रसाद जी काम बढ़िया नहीं होगा। तो सोचना है और सोचने के बाद सॉल्यूशन देना है। अगर नहीं सोचा तो पता है क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये होगा। हाय प्रिया, हाँ मैं
मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या, मैं आकाश के यहाँ। हेलो, ऐसा चाहिए मधु जी, ऐसा चाहिए? ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि कस्टमर पूछे जा रहा है और मेरे पास शब्द ही नहीं है देने के लिए, मगर तो सुनो तो, अरे क्या, ऐसा नहीं करना है। तो प्रिपरेशन जरूरी है, कस्टमर के बारे में जानकारी लेके रखनी है और फिर उसको कनेक्ट करना है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब जाके वो सेल्स क्लोजर तक जाएगी। नहीं तो क्या होगा, उसने फोन रख दिया और वो फोन काट देगा और ब्लॉक कर देगा और दोबारा उठाएगा नहीं। संदीप जी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चाहता है। कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। ऐसे ऐसे नहीं करो, हाथ खड़ा करो। अच्छा देखो, आज समझदार हो गए, परसों मैंने पकड़ लिया था, मैंने बोला ऐसे करो, सबने कर दिया बिना सवाल सुने। आज मैंने सवाल पूरा बोला तो सबने सही सही सुन के सही सही जवाब दिया। दिस इज द राइट वे ऑफ अटेंडिंग ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल सही है, ऐसा किसी को नहीं चाहिए। और इसी के लिए मुझे ये समझना है कि मुझे सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना जरूरी है और मुझे चौथे स्टेप पे जाना है। तो पहले 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। प्रिपरेशन कर ली, लिसनिंग कर ली, क्वेश्चनिंग कर लिया, थिंकिंग कर लिया। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू हैंडल द कस्टमर। सही तरीके से उनके सवालों के जवाब देना और उनको समझना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताई है, मैं दोबारा से वही टेक्निक बताऊंगा, मेरी फेवरेट है योगेंद्र चंद्रा जी। और कस्टमर को भी यही समझ में आता है। जब कस्टमर को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, सवाल दिमाग में परेशान करता है ना, उसको लगता है यार ये तकलीफ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। योगेश जी, आपको लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता कि भाई ये तकलीफ तो ना सिर्फ मुझे ही आ रही है, दूसरे किसी को नहीं आती है? तो मुझे क्या करना है, कस्टमर को फील, फेल्ट एंड फाउंड, 3F टेक्निक पे बात करनी है। क्या करना है गणेश जी? कस्टमर को ये बताना है कि सर मैं टोटली अंडरस्टैंड कर रहा हूं, आपकी जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो डेफिनेटली आपको बहुत परेशान कर रही होगी सत्यजीत जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ में कुलदीप जी हैं, जिनको 6 महीने पहले सेम प्रॉब्लम आई थी। कुलदीप जी आई थी ना? हाँ, कुलदीप जी कह रहे हैं हाँ मेरे को भी आई थी, 6 महीने पहले सेम प्रॉब्लम आई थी। और इस प्रोडक्ट से लर्निंग लेने के बाद आज कुलदीप जी बहुत बढ़िया तरीके से लर्निंग भी ले रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रो भी कर चुके हैं। योगेश जी, ये एग्जाम्पल के साथ जब मैं कस्टमर को बताऊंगा ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, FFF, नोट कर लेना। 3F टेक्निक के नाम से ये बात करी जाती है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। सीता बसा साहू जी, मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये टेक्निक, याद है ना? याद है ना? कैसे बताई थी ये भी बता दो जरा। पहले क्या करना है? पहले करना है फील, है ना, खुद से फील करना है। यस, खुद से फील करना है। सर सही कह रहे हो सर, यही प्रॉब्लम आती है, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। फिर उसके बाद क्या करना है? फेल्ट करवाना है। भाई किसी ने सेम सेम प्रॉब्लम फेस करी थी और अब हमारे प्रोडक्ट के थ्रू उसे ये वाला सॉल्यूशन मिला है, ये फाउंड किया है उन्होंने और इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में तरक्की हासिल करी है। राइट? अब मैं फिर दोहराऊंगा भाई, माइंडसेट जरूरी है और बात करने का स्किल सेट जरूरी है। अंशिका जी, माइंडसेट जरूरी है और बात करने का स्किल सेट जरूरी है। अगर अभी जैसे मेरे साथ में सत्यजीत जी थे और वो थोड़े से घबरा गए थे ना, ऐसी घबराहट लेके अगर फोन पे बात करेंगे ना, तो कोई कस्टमर कनेक्ट नहीं करने वाला है। बात समझ में आ रही है? यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, प्रोडक्ट की नॉलेज से और कस्टमर की जानकारी से। तो नाइस पढ़ लिया, हेल्थ चेकअप फॉर्म पढ़ लिया और प्रोडक्ट को पढ़ लिया, तो बस आप तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं कस्टमर से बात करने के लिए। फिर कॉन्फिडेंस की कमी कहीं नहीं रहेगी, फिर कॉन्फिडेंस की कमी कहीं नहीं रहेगी। कुछ सवाल ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस देखे हैं, अंकु कुमारी जी की कस्टमर कहता है भाई आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है। तो क्या लगता है किससे पूछूं? देवेंद्र प्रजापति जी को अनम्यूट करता हूं। देवेंद्र जी जवाब देंगे इसका? कस्टमर कह रहा है आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्या करोगे? नहीं दे पाएंगे सर। अच्छा, जवाब नहीं दे पाओगे या प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे? नहीं।
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीता बासा साहू जी को अनम्यूट करता हूँ। जी पीता बासा साहू जी, क्या लगता है, क्या जवाब है इसका? सर आपको क्यों ये प्रोडक्ट महंगा लगा, मैं पूछूंगा सर। भाई महंगा लग रहा है तो है यार, इतना महंगा प्रोडक्ट है। जी सर। हाँ, महंगा है प्रोडक्ट। किधर गए? अरे कुछ तो बोलो। जी सर। चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके, एक बार फिर से शिव कुमार जी को अनम्यूट करते हैं। शिव कुमार जी, क्या जवाब दोगे कस्टमर को? सर जवाब ये दूंगा कि किस चीज किससे महंगा है, किससे आप कंपेयर कर रहे हैं, और उसकी जो है वही चीज पूछूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारा ही जवाब हमें ही पेल दिया। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक जवाब दिया सर आपने। देखो मेरा ना मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ। कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन आता है ना, जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्शन का एक ही आंसर राइट हो। अब देखो मैंने जो लिखा हुआ है ना, वो अलग आंसर लिखा हुआ है। अभी शिव कुमार जी ने जो बताया वो सही वो अलग आंसर बताया, लेकिन गलत नहीं है कोई भी आंसर। बिल्कुल सही बताया शिव कुमार जी ने कि सर किस प्रोडक्ट से महंगा है, मुझे बता तो दो कि क्या मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे महंगा है। सर ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में जिससे महंगा है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड आंसर शिव कुमार जी। एक बार अपने लिए ताली बजा लो, कोई दूसरा तो आपके लिए नहीं बजाएगा, अपने लिए बजा लो। हाँ, अच्छा जवाब दिया। अब देखो मैं आपको मेरा वाला जवाब देता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है सर। आगे सॉल्यूशन के तौर पे ना, मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैंने बोला कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को ना डिवाइड कर देता हूँ, पर डे बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं तमाशा जी। मैंने बोला सर आपका प्रोडक्ट 25,000 का है, ठीक है, साल के 6 महीने के लिए, तो 182 दिन के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूं तो 137 रुपीज पर डे। किसके लिए? आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपको 10 गुना पैसा कमाने के लिए। जितना कमा रहे हो उससे 10 गुना बढ़ाने के लिए 137 रुपए पर डे ज्यादा है सुरजीत जी। इतने का तो ना पेट्रोल लग जाता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने में। इतने का? अरे सर इससे तो 10 गुना लग जाता है। समझ में आ रही है? पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो 2,000 रुपए तो कहीं नहीं गए, फैमिली के साथ चले गए तो। बात समझ में आ रही है? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो 1,500 रुपए तो कहीं नहीं गए। सर सिर्फ और सिर्फ 137 रुपए पर डे, जहां पर आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये पैसा लगा रहे हैं, अपनी बिजनेस में ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हैं। सर ये 6 महीना अगर आपने बढ़िया इंप्लीमेंटेशन कर दिया ना, तो कोई नहीं आपके बिजनेस को वो जे कर्व से रोक सकता, और कोई नहीं आपके बिजनेस में 10%, 10 टाइम्स ग्रोथ लेके आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो फिर से दोहराऊंगा आशीष जी, हर सवाल का जवाब होता है सही या गलत, ये डिपेंड करेगा कस्टमर की चॉइस पे। कोई शिव कुमार जी का आंसर पसंद करेगा, कोई ये वाला आंसर पसंद करेगा, और हो सकता है संतोष जी कोई तीसरा ही आंसर निकाल कर ले आए इस जवाब पे, इस सवाल पे। तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। जैसे कि ये दूसरा दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कस्टमर का, भाई अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। कस्टमर क्या कहता है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास कोर्स देखने का टाइम नहीं है, बाद में सोच के बताऊंगा, यार प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन अभी मैं लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कुछ सवाल आते हैं कस्टमर के, ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। अब इन ऑब्जेक्शन पे मैं क्या सॉल्यूशन देता हूँ कस्टमर को? मैं कस्टमर के साथ सहानुभूति, क्या बोला, फील, फेल्ट एंड फाउंड। सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर, आप अपने बिजनेस में बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सर मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमने पहली बार बात करी थी, आपने बताया था कि आप 100% कमिटेड हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सर आज अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं ना, तो वो जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे सर। और मेरा आपको वादा है कि सर मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर इस प्रोडक्ट से अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर पाऊंगा। बात करने का तरीका, विजय जी, बात करने का तरीका डिसाइड करेगा कि कस्टमर को समझ में आया कि नहीं आया। हेमलता जी अगला सवाल कहता है कि भाई मैं फैमिली से पूछ के बताऊंगा। कस्टमर क्या कहता है, मैं अपने फ्रेंड से, पेरेंट से, पार्टनर से डिस्कस करके बताऊंगा। तो मेरे को ना, अभी मैंने बैंट एनालिसिस बताया था, बैंट में ए अथॉरिटी। भाई ये समझना जरूरी है कि कस्टमर के साथ में डिसीजन मेकर कौन है, उसको भी ले लो कॉल पे। जैसे कस्टमर को समझा रहे हैं वैसे यहां भी समझाना शुरू कर दो, राइट? जब तक क्लैरिटी डिसीजन मेकर को नहीं होगी ना, तब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। सुरेंद्र जी,
मुझे मालूम है आप बिजनेस कर रहे हो सर, लेकिन आपके बिजनेस के डिसीजन जो है वो आपके पापा लेते हैं। तो मैं आपको जितना मर्जी समझा लूं सर, डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि पैसा कौन देने वाला है? पापा, है ना। तो डिसीजन मेकर को कॉल पे लेना है और उनके डाउट्स को क्लियर करना है, ताकि जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां से क्लैरिटी मिलेगी, तो वहीं से क्लोजर भी आए। इसी तरह एक और प्रॉब्लम आती है, भाई पैसा नहीं है, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो संदीप कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसा जो है ना वो तो अरेंज कर लिया जाएगा। पहली बात ये समझने की है कि सर क्या आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया? अगर प्रोडक्ट पसंद आया ना तो पैसा तो अरेंज हो जाएगा, क्योंकि सर सिर्फ 137 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट है। लेकिन ये जो 6 महीने की लर्निंग आपको ग्रोथ देगी ना, वो अनप्रेसिडेंटेड है। बात समझ में आ रही है संदीप जी? मुझे ये बताना है कस्टमर को कि सर जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सॉल्यूशन आपकी लाइफ में ग्रोथ देगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ देगा, और सिर्फ 137 रुपए पर डे के हिसाब से देगा। ठीक है ना। तो कस्टमर को वो क्लैरिटी देनी है। कस्टमर कह रहा मैं बिजी हूँ, अभी मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैंने क्या बोला? सर बहुत बढ़िया सर, मैं तो चाहता हूँ कि आप बिजी रहें, मैं तो चाहता हूं कि सर आपके बिजनेस में इतना काम हो, आप काम में बिजी रहे, लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ आप ही अगर काम करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सर आपको ना इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एयरटेल हो गया, हल्दीराम हो गया, इनकी तरीके से सोचना पड़ेगा सर। सर टाइम, कितना टाइम आप लगाते हैं, कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं, पैसा कम खर्च करके कैसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, सिस्टम में आपकी कितनी जरूरत है और आपके बगैर कितना काम हो सकता है। और साथ में ना सर मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं ना आपको, ये नॉलेज सर हमारी माइक्रो लर्निंग टेक्निक के थ्रू बनी है, माइक्रो लर्निंग स्ट्रैटेजी के थ्रू बनी है। मीनाक्षी जी बात समझ में आ रही है? जो लर्निंग में आपको 2 घंटे लगते हैं, मैं वो लर्निंग आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर दे रहा हूं। मतलब मैं आपका 1.25 से 1.5 घंटा बचा रहा हूं, 1.5 घंटा बचा रहा हूं मैं आपका। संदीप जी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की नॉलेज जब आप कस्टमर के साथ शेयर करेंगे ना, तो कस्टमर डेफिनेटली आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, जानेगा और आपके साथ एसोसिएट होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं उठा के लाया था आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि भाई इस तरीके की कॉन्फिडेंस और इस तरीके की प्रिपरेशन के साथ जब आप कस्टमर से बात करेंगे ना, तो डेफिनेट है कि कस्टमर आपके साथ कनेक्ट करेगा और आपको आपको क्लोजर देगा, आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसको इंप्लीमेंट करेगा। यही चाहते हैं ना, या कुछ और चाहते हैं? लग नहीं रहा शक्ल देख के यही चाहते हैं। क्लोजर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बहादुर जी तो निकल गए वॉक पे, कह रहे सर मैं तो चला सेहत बनाने, आप बनाते रहो हेल्थ चेकअप। ठीक है, तो भाई यही चीज समझनी है कि अगर इतना काम मैंने, इतनी मेहनत मैंने कृष्णा जी कर ली ना, तो लास्ट स्टेप बहुत छोटा सा है सर, सिर्फ कस्टमर से कंफर्म करना है कि सर जो मैंने समझाया क्या आपके समझ में आया, सर क्या आपके इसके अलावा कोई और सवाल है, और क्या आप अगर सवालों से दूर हो चुके हैं तो हम अगले स्टेप पे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। नीलेश जी ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। परसों मैंने आपको एक डेटा दिया था, 42% ऑफ द पीपल नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते ही नहीं है। आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दे दिया, आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दे दिया, आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या? तो मीनाक्षी जी ये पूछना पड़ेगा कि सर अगर आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और अगर आपको लगता है कि अब आपका कोई सवाल नहीं है, तो सर अगले स्टेप पे चलें, आगे की बात करें, हाँ या ना? अरे आपसे पूछ रहा हूं, बताओ आगे के स्टेप पे चले, बात करें कि ना करें? थक गए लगता है, आशी नेगी जी थक गए है ना? हाँ या ना? सर आप सुनते तो हो नहीं, बस बोलते रहते हो बोलते रहते हो, तो मैं क्या बोलूं फिर आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे का एक छोटा सा स्टेप है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। विकास पटेल जी थैंक यू वेरी मच, आपने यस सर लिख के मुझे बता दिया कि हाँ सर आपसे बोलते रहते हैं और कुछ सुनते नहीं है, बट ठीक है काम है मेरा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और लास्ट स्टेप को समझ लेते हैं, विच इज आस्किंग फॉर पेमेंट। होमपाल जी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? रिलेशनशिप बिल्डिंग का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। जितना ज्यादा डाउट क्लियरेंस होगा, उतना ज्यादा कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी और उतना ज्यादा कस्टमर क्लोजर की तरफ जाएगा। और ये भूलना नहीं रितेश जी कि ये पूछना पड़ेगा कि भैया बढ़े आगे,
आखिरी स्टेप की तरफ चलें तो आस्क फॉर पेमेंट। यहां पर ना मैं एक चीज आपको बताने से पहले, सॉरी, आपको आगे क्लोजिंग टेक्निक्स तक लेके जाने से पहले ना एक चीज समझा देना चाहता हूं। ओमपाल जी, ये समझना जरूरी है कि भाई मार्केट में ना अगर आप टाइम मशीन बेचने भी निकलोगे, रवि रंजन जी, टाइम मशीन जानते हो ना, जिसमें आदमी बैठता है और वो पुराने पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, मालूम है ना ऐसी मशीन है? रवि रंजन जी, हाँ या ना? नाराज हो गया, अनम्यूट ही कर लेते हैं। रवि रंजन जी एक बार अनम्यूट करो जरा। रवि रंजन जी अनम्यूट तो करो। अच्छा, जिसको मैं अनम्यूट करता हूँ ना वो हैंग हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा। देर इज सो कॉल्ड अ टाइम मशीन, दुर्गा देवी जी, जिसमें आप बैठ के बटन दबाओ ना तो आप अपने पास्ट में, आप बचपन में भी जा सकते हो और आप अपने फ्यूचर बुढ़ापे में भी जा सकते हो, राइट? ऐसी मशीन अगर मैं आपको बेचने को दूंगा ना तो वो भी जरूरी नहीं है कि 100% बिकेगी ही बिकेगी। हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? बात करते रहा करो यार, मुंडी हिलाओ, हाँ करो ना करो, कुछ तो करो, पता ही नहीं चल रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा इंटरनेट। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि ऐसी मशीन बिकेगी ही बिकेगी। कुलदीप जी सही कह रहा हूं? और एक चीज बता दूं कि भैया ऐसा कोई जादू टोना भी नहीं है कि मैंने नीलेश जी ऐसे घोल मिलाया और ये आपको पिला दिया और उसके बाद जिस भी कस्टमर से आपने बात करी वो क्लोज हो गया। सॉरी, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं आती है। ऐसा कोई जादू टोना मुझे तो नहीं आता है कि मैं कर दूं और यहाँ पे सारे के सारे दुरंदर हो जाए। तो भैया देर आर अ फ्यू टेक्निक्स, क्लोजिंग टेक्निक्स होती हैं सीमा जी, जिसको आपने अपने स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करना है। देखना है कि क्या अजम्पटिव क्लोज चलेगा, क्या टेक अवे क्लोज चलेगा, नाउ और नेवर क्लोज चलेगा, समथिंग फॉर नथिंग चलेगा, या बेन फ्रैंकलिन क्लोज चलेगा। कौन सा वाली क्लोजिंग टेक्निक जो है मेरे लिए, सुयोग कपूर के लिए, रवि रंजन के लिए, ओमपाल जी के लिए काम करेगी और कस्टमर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार फटाफट से नाम नोट कर लो, फिर इनको जल्दी से क्लैरिटी देके समझा देता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और अपना सत्यजीत जी, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने आपको बताया कैसे कस्टमर को जवाब दे सकते हैं और वो जवाब उसके लिए सही है कि नहीं है वो वही डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग टेक्निक की। नीलेश जी, सॉरी, अजम्पटिव क्लोज क्या होता है? अजम्पटिव क्लोज का मतलब अज्यूम करना। दुर्गा जी, ये अज्यूम कर लेना कि कस्टमर मान गया है। अब मैंने कस्टमर से पूछा, सवाल के जवाब दे दिए, हाँ जी सर, अब क्या कोई सवाल आपके दिमाग में रह गया है? कस्टमर बोला नहीं सर, सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। सर ने बोला हाँ। तो मैं क्या कहता हूं, ठीक है सर, फिर एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पेमेंट करवा लेते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि कस्टमर पेमेंट करने के लिए रेडी है। मैंने कस्टमर से पूछा नहीं कि सर पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? सर चलिए फिर आइए पेमेंट कर लेते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया, दैट इज अजम्पटिव क्लोज, अ टाइप ऑफ क्लोजिंग टेक्निक जो कि आपके कस्टमर को पेमेंट की तरफ ले जाती है। रितेश जी, बात समझ में आ रही है? अब ये एक तरीके की टेक्निक है। मैंने क्या बोला? चलिए सर फिर पेमेंट कर लेते हैं। अब हो सकता है कस्टमर रोक ले, हो सकता है कस्टमर और सवाल पूछ ले, तो फिर से मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में चला जाऊंगा, फिर दोबारा से आऊंगा, कस्टमर को दूसरी टेक्निक पे लेके जाऊंगा, टेक अवे क्लोज। सर मैं समझ तो रहा हूं कि आपको क्लैरिटी मिल गई है, फिर भी आप अभी लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सर मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले 2 हफ्तों से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं और मैं आपको कंटेंट भी भेज रहा हूं। आपने 10 डे MBA भी अटेंड कर लिया, आपने हेल्थ चेकअप वर्कशॉप भी अटेंड कर ली। आज एक छोटा सा 10 मिनट का कॉल रखते हैं सर, समझते हैं चीजों को, और अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो जब आप डिसीजन लेंगे ना तब हम कनेक्ट करेंगे और मैं बीच में आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करता रहूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कोई नहीं सर, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। मैं आपके पीछे नहीं पड़े रहना चाहता सर, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जिस दिन फायदा दिखे ना, आप मेरा नंबर सेव करके रखिए, सुयोग कपूर बड़ा बिजनेस के नाम से, आप मुझे कॉल करिएगा और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। तब तक मैं आपके साथ वीडियो के साथ, कंटेंट मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड रह सकता हूं। दैट इज टेक अवे क्लोज। कस्टमर को ये डर लगेगा कि अगर आज उसने क्लोज नहीं करा तो आगे जाके हो सकता है मैं उससे कनेक्ट ना कर पाऊं। अगली टेक्निक है नाउ और नेवर क्लोज। इसे ना हम अर्जेंसी क्लोज टेक्निक बोलते हैं, या फिर फोमो क्रिएशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सर
अगर आज आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया ना, तो जो ऑफर मैंने आपको बताया था कि इतने का आपको आज रात के 12 बजे तक मिलने वाला है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला सर आपको 20,000 का प्रोडक्ट मिलने वाला है, कल जाके इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो ऑफर जो है ना वो सीमित समय के लिए है सर, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। आज के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिल पाएगा। दिस इज अर्जेंसी क्लोज। अंकु कुमार जी, बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? अर्जेंसी क्लोज कितना जरूरी है कस्टमर के लिए अपनी ग्रोथ को अचीव करना, और उस ग्रोथ को पाने के लिए कितना जरूरी है उसके लिए प्रोडक्ट लेना। अर्जेंसी क्लोजर कहते हैं, ऑफर्स के साथ इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, समथिंग फॉर नथिंग। अब यहां पर ना एक बहुत ब्यूटीफुल है। अब भाई बीबी इंपैक्ट की तो हम बात करते हैं, बीबी इंपैक्ट में हम बहुत सारी चीजें भी देते हैं, लेकिन हम कस्टमर को ये भी बताते हैं सर कि 7 स्टार का एक प्रोडक्ट 9999 प्लस 18% जीएसटी का है सत्य प्रकाश जी, जो आपको मैं बीबी इंपैक्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सर 750 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स 2999 प्लस 18% जीएसटी का है, जो मैं आपको बीबी इंपैक्ट के साथ फ्री दे रहा हूं। तो इस तरीके से जब मैं कस्टमर को कहता हूं कि सर ठीक है आपको बड़ा प्रोडक्ट नहीं लेना है, अगर आपको लगता है ये फ्री वाला प्रोडक्ट भी आपको नहीं जम रहा है, आप बड़ा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, आप एक छोटे प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं सर। अब छोटे प्रोडक्ट में सीमा जी मैंने आपको 10 डे एमबीए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, मैंने आपको हेल्थ चेकअप वर्कशॉप भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। और अगर कस्टमर को फिर भी लगता है कि भाई एक काम करो, मुझे ना पूरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ 7 स्टार का मैन्युफैक्चरिंग वाला कंटेंट दे दो, तो मैं उसको छोटे प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकता हूँ। समथिंग फॉर नथिंग, कुछ नहीं लेने से छोटा प्रोडक्ट ले लेना, ताकि कस्टमर जब उसको यूज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और बेनिफिट देखेगा ना, तो वो डेफिनेट है कि आगे जाके बड़े प्रोडक्ट्स के साथ आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा। राइट, एक और टेक्निक है विच इज बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग टेक्निक। अब इसमें क्या है, बेन फ्रैंकलिन जो थे वो काफी नोन पर्सनालिटी है, और इनका ना एक तरीका था काम करने का। अब तरीका क्या था कि जब भी वो कहीं पे फंसते थे ना, वो उस प्रॉब्लम का प्रोज एंड कॉन्स लिख के बैठते थे। तो इस क्लोजिंग टेक्निक को प्रोज एंड कॉन्स क्लोजिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो जब मैं कस्टमर से बात करता हूं ना, पंकज जी ठीक है मैंने मान लिया कि आप कह रहे हैं अभी आप नहीं लेना चाहते, लेकिन सर मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको कुछ चीजें लिखित में दिखाना चाहता हूं सर। अगर आप लेते हैं तो क्या क्या फायदे आपके होने वाले हैं, और अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान आपके हो सकते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग द प्रोडक्ट और नॉट टेकिंग द प्रोडक्ट, इस क्लैरिटी के साथ जब मैं कस्टमर के साथ आगे बढ़ता हूं ना, तो कस्टमर मेरे साथ कनेक्ट होता है और पॉजिटिवली सेल्स को क्लोज करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ 5 टेक्निक्स की मैंने बात करी आपसे, ऐसी और बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है जहां पे आप कस्टमर के साथ अलग अलग तरीके से क्लोजिंग पे बात कर सकते हैं रूपाली जी, और कस्टमर को क्लोजर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रिया दर्शनी जी, एक बात ध्यान रखना कि जब तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 100% कंप्लीट नहीं होती है, तब तक क्लोजिंग पे नहीं जाना है, तब तक क्लोजिंग पे नहीं जाना है। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दो, और जो लोग वीडियो पे हैं लाइक दे दो, तो मुझे भी पता लगेगा कि भाई अभी भी मेरे साथ हैं। विशाल जी सो तो नहीं रहे हैं? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ऐसे कर दो जरा, पता लगे। हाँ ठीक है ठीक है। मधु जी नाराज हो गया? मुस्कुरा के बैठा करो, इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं, थोड़ा खुश रहा करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे यस मेरे पास में आ गए हैं, और जिन लोगों ने वीडियो पे थे उन्होंने लाइक दे दिया है। तो क्लोजिंग टेक्निक्स की हमने बात करी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हमने बात करी, और कस्टमर के साथ कैसे उनको क्लैरिटी देनी है इस पर हमने बात करी। एक चीज जो मुझे आपको बतानी है ना पंकज जी, वो ये है कि एवरीथिंग इज अबाउट द माइंडसेट। परसों भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, और पहले भी बोला है कि भाई माइंडसेट अगर सही है तो स्किल सेट काम करेगा, और स्किल सेट अगर काम करेगा तो ही आप अपने रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना गुड्डू पंडित जी, कि आपको पेमेंट पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग पे फोकस करना है, कस्टमर को सॉल्यूशन देने पे फोकस करना है, पेमेंट पे फोकस नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, बताता हूं और याद दिलाता हूं मीनाक्षी जी, कि आपको ना
पेमेंट 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 नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? अरे करो, पेमेंट 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 पेमेंट। मधु जी ऐसे बैठोगे मैं बात नहीं करूंगा भाई, करना पड़ेगा है ना। ऐसा पेमेंट 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 नहीं करना है। क्या करना है? कस्टमर को सॉल्यूशन देने में भरोसा दिलाना है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे भरोसा दिलाना है, और तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा और आपको पेमेंट देगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मेरा जितना भी बताने का कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया। आज जो हमने बात करी है कि किस तरीके से हम कस्टमर का हेल्थ चेकअप और नाइस एनालिसिस फॉर्म समझकर उसे कॉल करते हैं और कॉल करके फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करके उसके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। 5 स्टेप्स टेक्निक मैंने आपको बताई है। पहले पहले अरे बोलो भाई, पहले सुनना है, लिसनिंग। दूसरा पूछना, अरे रुको वहां तक नहीं जाना विकास जी, पूछना है, क्वेश्चनिंग। ठीक है। तीसरा तीसरा हाँ, थिंकिंग पे काम करना है। चौथा हैंडलिंग पे काम करना है। और पांचवा कंफर्मेशन पे काम करना है कि भैया जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आ गया ना तो फिर चलते हैं, क्लोजिंग करते हैं और पेमेंट की बात करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में पेमेंट 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 नहीं करनी है, आपको कस्टमर को सॉल्यूशन देने पे बात करनी है, हमेशा कस्टमर के बेनिफिट की बात करनी है। और इसी के साथ साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको सेशन पसंद आया तो आगे जाके वन ऐप पे जो टेस्ट देना है उसमें 10 में से 10 लेकर आना है। और दूसरा, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देना है। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा फीडबैक अच्छा देना, मैंने बोला फीडबैक जरूर देना है और उसमें बताना है क्या अच्छा लगा और क्या इंप्रूवमेंट एरियाज है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं सुयोग कपूर, रीजनल ट्रेनिंग हेड, आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना टाइम लगाया, लर्निंग करी, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा और लाइफ में ग्रो करिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए सायनारा।